नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग। मैं प्रिंस पांडे आपके साथ एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक पे आज बात करने वाला हूँ। जैसा कि मैंने आपसे वादा किया था कि हम लोग एक ऐसी चीज़ पर चर्चा करेंगे जो जानकारी के हिसाब से भी और आप लोग के परीक्षा के हिसाब से भी, चाहे आप किसी भी ऐसी परीक्षा की तैयारी कर रहे हो, उसके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक होगा। जीएस से संबंधित है, हिस्ट्री से संबंधित है और भारतीय राजनीति से संबंधित है। जैसा कि आप स्क्रीन पे देख रहे होंगे कि बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक पे चर्चा होने वाली है। जिस पे बारे में हम लोग को बात करनी है, उसके बारे में मैं आपको सिर्फ इतना बता दूं कि ये कहानी में बहुत सारे चीज़ें उलझी हुई हैं। आप सबको मालूम है कि हमारे देश में इमरजेंसी लगाई गई इंदिरा गांधी के द्वारा, लेकिन उसके प्रमुख कारण क्या थे? क्योंकि इंदिरा गांधी की सरकार आई थी बहुमत से, चीज़ें सब अच्छी हो रही थी। उस बीच में बहुत सी चीज़ें ऐसी हुई जिसके खिलाफ इनको आगे बढ़ के इमरजेंसी लगाना पड़ा। उन्हीं सब के बारे में हम चर्चा करेंगे और बहुत ही महत्वपूर्ण और बहुत ही अच्छी क्लास होने वाली है। बस इसको ध्यान से आपको सुनना है। बस थोड़ा सा मुझे क्लास लेने के पहले एक डर था कि कहीं ये क्लास आपके लिए बहुत ज़्यादा टफ ना हो जाए या इस तरीके से ना हो जाए कि लंबी क्लास है। क्योंकि जानकारी, मेरा ये मानना है, मेरा व्यक्तिगत ये मानना है कि अगर किसी भी चीज़ को जानना है तो उसकी पृष्ठभूमि जान लेना ही सबसे अच्छा होता है। जब आप उसकी पृष्ठभूमि जान लेते हो तो आपको फिर ज़्यादा तकलीफ नहीं होती है, ज़्यादा समस्या नहीं होती है उसके बारे में लिखने में या उसके बारे में बताने में, या उससे संबंधित अगर कोई सवाल आ जाए तो आज हम बात करेंगे। लेकिन इसको हम आपकी समस्या को समझते हुए हमने इसको 3 भागों में किया है। पार्ट 1 पढ़ेंगे कुछ, उसके बाद कुछ चीज़ें हम पार्ट 2 में पढ़ेंगे और उसके आगे की जो चीज़ें होंगी, जो महत्वपूर्ण चीज़ें होंगी, जो आखिरी क्लोजिंग लाइन होगी, वो हम लोग पार्ट 3 में करेंगे। 3 पार्ट में करने का एक खास कारण तो ये भी था कि आपको एक ही साथ 1.5-2 घंटे की वीडियो बना देना भी सही नहीं था कि आपका समय भी बहुत ज़्यादा लगता और बीच में चीज़ें हौच पौच हो जाती, तो वो भी काफ़ी ध्यान में रखा गया। इसलिए मैंने सोचा कि इसको 3 टुकड़ों में आपको दिया जाए। आप पहले पार्ट 1 देख लीजिए, उसमें कुछ महत्वपूर्ण जानकारियाँ होंगी आपके लिए। फिर हम पार्ट 2 पे आएंगे और पार्ट 3 में जाके सारे पत्ते हम खोल के एक दूसरे को कनेक्ट करेंगे और ये कहानी का समापन। जैसा कि जो मुद्दे पे आज हम बात करने वाले हैं, बहुत से बच्चों के कमेंट्स आ रहे थे कि सर किसान बिल पे बात करिए, कोरोना पे बात करिए, तो हम सब पे बात करेंगे धीरे धीरे। ये कॉन्सेप्ट टॉक करके होगा और उसी पे आगे हम चर्चा करेंगे। तो आज का हमने जो टॉपिक लिया है, अगर हम इसकी बात करें तो नेशनल इमरजेंसी हमारे देश में लगाई गई थी। उस इमरजेंसी के पीछे का, जब इंदिरा गांधी 1971 में हमारे देश में आई और फिर हमारे देश में उन्होंने शासन करना शुरू किया, उस समय विपक्ष क्या कर रहा था। और आपको मालूम है कि जब 1967 में इंदिरा गांधी एक बार पहले भी प्रधानमंत्री बन चुकी थी, जब लाल बहादुर शास्त्री की मृत्यु हुई 66 में, तो इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री बन के आई। लेकिन उस समय लोगों ने कहा, राम मनोहर लोहिया जी ने कहा कि ये गूंगी गुड़िया है, इनको गूंगी गुड़िया का नाम दिया गया। ऐसा बोला गया कि बहुत ही शांत थी और कुछ इनको भारतीय राजनीति के बारे में नहीं मालूम है, ये कैसे भारतीय राजनीति को संभालेंगी। यही सब बातें हो रही थी 1967 में, क्योंकि ऐसे तैसे ही सरकार चली थी और इंदिरा गांधी के पास उतनी ज़्यादा शक्तियाँ भी नहीं थी, पावर भी नहीं था। कमज़ोर प्रधानमंत्री की तरह उभर के आई। उप प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई थे और वित्त मंत्री भी थे मोरारजी देसाई। वो सारी घटनाओं पे हम लोग बात करेंगे। फिर 1971 में ये बहुमत से आएंगी और कई सारे संविधान में संशोधन होंगे, कई सारे चेंजेस करेंगी। लेकिन हर संविधान के संशोधन के पीछे का उस समय की स्थिति होती है। उस समय ऐसी क्या स्थितियां आई, कुछ अच्छे संशोधन भी हुए, कुछ बुरे संशोधन भी हुए। ऐसे संशोधन, सुप्रीम कोर्ट के ऊपर भी कुछ दाग लगा।
इमरजेंसी में कौन से एक्ट के तहत लोगों को गिरफ्तार कर दिया गया, सुबह 3 बजे लोगों को जेल डाला गया, इन सारी चीज़ों पे हम लोग डिस्कस करेंगे। और ये क्लास आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। आपको भी अगर आप कहीं पे किसी भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो बेहतर है, अगर आप नहीं भी कर रहे हैं तो भी आप भारतीय राजनीति में अगर इंटरेस्ट लेते हैं तो आपको जानकारी होनी चाहिए कि उस समय की सरकार कैसी थी। तो हम जो कहानी पढ़ेंगे वो 1971 से 1975 तक की कहानी पढ़ेंगे, और 1975 में भी हम ज़्यादा देर तक नहीं, 15 अगस्त तक की कहानी पढ़ेंगे। लगभग 39वें संशोधन तक की कहानी हम लोग पढ़ेंगे और आपको अच्छा लगे। जैसा भी लगे आप लोग कमेंट करके बताइएगा। अगर आपको क्लास अच्छी लगी तो आप कमेंट करके ये भी बताइएगा कि आप अगला किस टॉपिक पे कहानी सुनना चाहते हैं, अगला कौन से टॉपिक पे आप बात करना चाहते हैं, किसके बारे में आपको जानना है। सारी चीज़ों पे हम धीरे धीरे इस लॉकडाउन में, जैसा कि अभी समय बड़ा क्रूशियल है, बड़ा क्रिटिकल टाइम चल रहा है देश का, ऐसे समय में आपको ये सब चीज़ें बांधेंगी। और गलत जगह पे समय यूटिलाइज करने से बढ़िया है कि आप कुछ जानकारी की चीज़ें लीजिए, बस उन्हीं को ध्यान में रखते हुए चीज़ें बनाई गई। तो चलिए हम बात करेंगे, तो स्टार्ट करते हैं। और उसके पीछे हम सबसे पहले कुछ बैकग्राउंड की बात कर लें, जाकि वो ज़्यादा डिटेल में हम लोग नहीं करें क्योंकि कहानी शुरू हो जाएगी तो फिर कहानी तो 1947 से है देश की आज़ादी का, हम उसको ध्यान में नहीं रखेंगे। हम बस इतना आपको थोड़ा बहुत हिंट दे देते हैं कि इंदिरा गांधी का आगाज शुरू कब हुआ, इंदिरा गांधी कब निखर के आई और कब उन्होंने इतिहास के झरोखों से इंदिरा गांधी का जो आगाज था उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। ये चेहरा आयरन लेडी कैसे बन गई, जिसे लोग गूंगी गुड़िया के नाम से जानते थे, जो एक शांत स्वभाव की थी, जो ज़्यादा ऐसा लगता था कि ये बहुत ज़्यादा भारतीय राजनीति में नहीं कुछ कर पाएंगी, लेकिन उन्होंने ऐसा कुछ कर दिया। बहुत सी ऐसी चीज़ें इनके शासनकाल में हुई जिसको कुछ लोग अच्छी मानते हैं, कुछ लोग उसके बारे में कुछ और कहते हैं। उन सारी चीज़ों पे आज हम डिस्कस करेंगे, फैसला आपके हाथ में रहेगा कि वो अच्छा था कि खराब था। इसी के साथ हम ये भी चर्चा करेंगे, जैसे जेपी नारायण के बारे में आप जानते होंगे, उन्होंने कहा था कि इमरजेंसी जबरदस्ती लगाई गई। इंदिरा गांधी जी ने अपने स्टेटमेंट में कहा था कि इमरजेंसी लगानी पड़ी। तो इन सब चीज़ों में क्या सही है क्या गलत है, वो जब कहानी हम समझ जाएंगे तब बात करेंगे। 1966 में आप सबको मालूम है 1966 में क्या हुआ। हमारे देश के दूसरे प्रधानमंत्री 1966 में लाल बहादुर शास्त्री जी की मृत्यु हो गई, ताशकंद में इनकी मृत्यु हो गई। और फिर प्रधानमंत्री बनके 1967 में काफ़ी ज़्यादा मतभेद के बाद इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री बनी। इसके पीछे भी कारण ये था कि इंदिरा गांधी को इतना ऐसा माना जा रहा था कि भारतीय राजनीति में बहुत ज़्यादा उनको जानकारी नहीं है, अनुभव भी नहीं है। और उस समय सीनियर मोस्ट नेता हुआ करते थे मोरारजी देसाई। मोरारजी देसाई जो है वो प्रधानमंत्री के दावेदार बनते थे उस समय, लेकिन फिर कमेटी की बैठक बैठी और इंदिरा गांधी और कांग्रेस सरकार की बैठक हुई, जिसमें से इंदिरा गांधी को प्रधानमंत्री चुन लिया गया। इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री बन गई और मोरारजी देसाई जो थे उनको बना दिया गया उप प्रधानमंत्री, और वित्त मंत्री का भी पद इन्होंने संभाला। उप प्रधानमंत्री तो बने ही बने, फाइनेंस मिनिस्टर भी मोरारजी देसाई को बना दिया। इंदिरा गांधी चूंकि नेहरू की बेटी थी और नेहरू बहुत ही समाजवादी नेता थे, उनके बारे में भी हम कभी चर्चा कर लेंगे। लेकिन अगर हम इंदिरा गांधी की बात करें तो 1967 से लेकर जब सरकार चली 1970 तक, तो इंदिरा गांधी ने गरीबी पे बात की, गरीबी हटाओ की बात की, बैंकों का राष्ट्रीयकरण करना चाहा, नेशनलाइजेशन करना चाहा, लेकिन इतनी ज़्यादा पावर उनके पास थी नहीं। मोरारजी देसाई चूंकि पूंजीपति नेता थे तो वो इसके खिलाफ हो गए। और उधर सुप्रीम कोर्ट ने भी, केशवानंद भारती केस हुआ ही था, तो सुप्रीम कोर्ट भी अपनी तरफ से काफ़ी स्ट्रांग हो गई थी। सुप्रीम कोर्ट ने भी इस बात से मना कर दिया, और जब ये अध्यादेश लेके आए तो सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया। 1969 में राष्ट्रपति का चुनाव हुआ, और राष्ट्रपति के चुनाव होने के बाद संजीवा रेड्डी राष्ट्रपति के चुनाव में लड़ी,
इंदिरा गांधी की तरफ से 1969 में, जुलाई 1969 में इंदिरा गांधी ने मोरारजी देसाई से इस्तीफा की डिमांड की। उन्होंने कहा आप इस्तीफा दीजिए क्योंकि आपकी सोच पार्टी की सोच से मैच नहीं खा रही है। आप एक अलग विजन देख रहे हैं, हम एक अलग विजन देख रहे हैं, तो हम चाहते हैं कि आप इस्तीफा दीजिए। आप उप प्रधानमंत्री बने रहिए, उससे कोई समस्या नहीं है, आप वित्त मंत्री से इस्तीफा दीजिए। मोरारजी देसाई को इस्तीफा देना पड़ा और ये बहुत बड़ी बात थी। एक बड़ा नाम, एक बड़ा चेहरा अपने पद से दबाव में आके इस्तीफा दे रहा है, ये सब चीजें हुई। इंदिरा गांधी पूरे पावर में आना चाहती थी, पूरा सपोर्ट चाहती थी, किसी तरीके से हमें पूरी शक्तियां हमें मिले जो हम आगे कदम उठा सकें। ये सब चीजें हो ही रहा था। इसको संक्षेप में ही पढ़ेंगे। क्या आपको मालूम है 1971 में इंदिरा गांधी ने चुनाव की घोषणा कर दी। पहले चुनाव एक्चुअली चुनाव होना चाहिए था 1966 में हुआ था, 1972 में होना चाहिए था, 67 में हुआ था, 72 में होना चाहिए। लेकिन पहले विधानसभा और लोकसभा का जो चुनाव था वो एक साथ हुआ करता था। इंदिरा गांधी ने इस चीज को पहली बार अलग किया। उन्होंने 1971 में लोकसभा का चुनाव कराया। इसके पीछे का जो मेन कारण था वो ये भी था कि ये चाहते थे कि विधानसभा चुनाव और लोकसभा चुनाव अलग अलग हो। इसके पीछे का जो कारण था लोग समझ पाए कि नहीं समझ पाए, लेकिन जो समझ में आया, किताबों द्वारा पढ़ने पे मिला कि इंदिरा गांधी चाहती थी कि जो केंद्र का मुद्दा है वो केंद्रीय रहे। जब विधानसभा और लोकसभा चुनाव एक साथ होता है तो लोग अपने रीजनल नेताओं को, क्षेत्रीय नेताओं के तरफ हो जाते हैं और उनके मुद्दों पे बात करते हैं, तो केंद्रीय मुद्दा उतना ज्यादा उभर के नहीं आ पाता है। इसलिए उन्होंने क्या किया, सबसे पहले लोकसभा का चुनाव करा दिया और 1971 में चुनाव हो गया। अब कहानी यहां से शुरू होती है कि जब 1971 में चुनाव हुआ तो इंदिरा गांधी 1971 में, इनको मालूम था कि अगर मैं केंद्रीय मुद्दों पे चुनाव लड़ूंगी तो मैं गरीबी के बारे में बात कर रही हूँ, मैं गरीबों के बारे में बात कर रही हूँ, इसलिए मैं चुनाव जीत जाऊंगी। 1971 में ये जीती भी। आपको विश्वास नहीं होगा कि इंदिरा गांधी 352 सीट लेकर आई, कांग्रेस 352 सीट लेकर आई और भारी बहुमत से इंदिरा गांधी जीत गई। और इंदिरा गांधी यही चाहती थी और इंदिरा गांधी पूरे पावर में आ गई। अब कहानी हम लोग शुरू करेंगे यहीं से। 1971 में इंदिरा गांधी का आगाज शुरू होता है और 1971 से लेकर 1975 तक ऐसी क्या चीजें हुई कि चीजें जब इतनी अच्छी चल रही थी बाद में इमरजेंसी लगानी पड़ी। इन्हीं सब मुद्दों पे आज हम लोग डिटेल में बात करने वाले हैं। यहाँ तक उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा कि 1971 में इंदिरा गांधी बहुमत से आ चुकी हैं सरकार में। अब क्या होने वाला है, अब जो महत्वपूर्ण चीजें होने वाली थी उसके बारे में बात करेंगे। लेकिन अगर आप इमरजेंसी के बारे में बात करेंगे तो एक बहुत ही प्रमुख मुद्दा पे आपको बात करनी पड़ेगी कि 1971 में प्रधानमंत्री बन के तो आई और उसी समय एक और केस चल रहा था जिसका इमरजेंसी से बहुत ही ज्यादा कनेक्शन होगा। और इमरजेंसी से इसका क्या कनेक्शन होगा हम बात करेंगे। और वो मुद्दा है हमारा बांग्लादेश। बांग्लादेश का मुद्दा उठाएंगे। जब हम बांग्लादेश को समझेंगे तब हम इमरजेंसी को कनेक्ट कर पाएंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं बांग्लादेश का भी रोल इमरजेंसी में। तो पार्ट 1 में हम बांग्लादेश के बारे में ही समझेंगे, कैसे बांग्लादेश बना और इंदिरा गांधी ने कैसे पाकिस्तान के 2 टुकड़े कर दिए और क्या हुआ था, कैसे कहानियां थी, उन कहानी के बारे में हम लोग चर्चा करने वाले हैं। यहाँ तक सबको बात समझ में आ गई? चलो, तो 1971 में हमारा जो टॉपिक है, आज जो पढ़ने वाले हैं, हम 1971 से लेकर 75 तक की कहानी पढ़ेंगे। इमरजेंसी के पीछे के कारण और संविधान में जो प्रमुख संशोधन हुए उनके बारे में चर्चा करेंगे। और उसमें सबसे पहली चीज 1971 में जो प्रमुख आती है वो आती है बांग्लादेश। ये 3 फोटो आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा आपको। ये फोटो क्या है, कौन है ये? तो इनका नाम था याहिया खान। कौन थे ये बताया जाएगा। इनका नाम था जुल्फिकार भुट्टो। बेनजीर भुट्टो के पिता थे ये और बिलाल भुट्टो के दादा थे, नाना थे।
बेनजीर भुट्टो के पिता थे, जुल्फिकार भुट्टो। आपने बेनजीर भुट्टो को जानते ही होंगे, नहीं जानते हैं तो इस समय पाकिस्तान के युवा नेता हैं बिलाल भुट्टो, वो। और ये जो आदमी आपको दिख रहा है, इनका नाम था शेख मुजीबुर रहमान। इनको बंग बंधु भी कहा जाता था। ये बांग्लादेश के पीएम बने, फिर प्रेसिडेंट बने। ये चीजें इन्हीं की बेटी है शेख हसीना, जो इस समय बांग्लादेश की प्रधानमंत्री। क्या इनका कनेक्शन था, इसी चीजों पे हम लोग आज बात करने वाले हैं। अब सबको मालूम है कि 1948 में पाकिस्तान बना था हमारे देश में। और पाकिस्तान जब बना था तो पाकिस्तान बनने का जो आधार सेट किया गया था वो बहुत ही गलत आधार सेट किया गया। वो आधार बेसिकली ये था कि एक कौम के जो लोग हैं उनको एक देश दे दिया जाए। और 1948 में जो मुसलमान लोग थे उनके लिए एक देश बना दिया गया 1948। लेकिन उस समय के लोगों ये नहीं समझ पाए कि धर्म से ज्यादा भाषा मायने रखती है। अब जो पाकिस्तान बना था, अगर हम उस पाकिस्तान की बात करें तो उस पाकिस्तान में कुछ तो पूर्वी पाकिस्तान था और कुछ पश्चिमी पाकिस्तान था। पूर्वी पाकिस्तान जो है वो बंगाल से कट के आया था, ये भी आप सबको मालूम है। पश्चिमी पाकिस्तान सिंध और बलूचिस्तान का जो एरिया था उसको पश्चिमी पाकिस्तान कहते थे। पूर्वी पाकिस्तान में जो मुसलमान थे या जो लोग थे वो बंगाली थे। उनकी जो भाषा थी वो बंगाल भाषा थी, बांग्ला भाषा थी। और जो पश्चिमी इधर के लोग थे, इनकी जो मुख्यतः भाषा थी वो बेसिकली पंजाबी भाषा थी, क्योंकि पंजाब से लगा हुआ था। मोहम्मद अली जिन्ना ने जब पाकिस्तान बंटवारा हुआ तो इन्होंने क्या किया, मोहम्मद अली जिन्ना ने पाकिस्तान की जो राष्ट्रीय भाषा है उसको इन्होंने उर्दू बना दिया। अब उर्दू वहां की राष्ट्रीय भाषा हो गई। और कहीं ना कहीं पश्चिमी पाकिस्तान और पूर्वी पाकिस्तान के अंदर सामंजस्य नहीं बैठ पा रहा। और पश्चिमी पाकिस्तान के लोग पूर्वी पाकिस्तान से थोड़ा चिढ़ खाते थे, बहुत ज़्यादा पसंद भी नहीं करते थे। उसमें कुछ हिंदू भी थे, ऐसा नहीं है कि सारे के सारे मुसलमान भी थे, कुछ हिंदू भी थे पूर्वी पाकिस्तान की तरफ। तो कहानी ऐसे शुरू हुई कि याहिया खान जो थे ये उस समय पाकिस्तान के सैनिक तानाशाह हुआ करते थे। याहिया खान सैनिक तानाशाह हुआ करते थे। और 1970 की बात है, याहिया खान को लगा कि देश में चुनाव कराना चाहिए। और देश में 1970 में याहिया खान को लगा चुनाव कराना चाहिए। और उस समय लंदन से पढ़कर आए थे जुल्फिकार भुट्टो, और बहुत ही पढ़े लिखे थे, बहुत ही पॉपुलर नेता थे उस समय पाकिस्तान के। और याहिया खान ने पश्चिमी पाकिस्तान की तरफ से जुल्फिकार भुट्टो का नाम सजेस्ट किया कि चुनाव होगा 1970 में और हमारी तरफ से जुल्फिकार भुट्टो चुनाव लड़ेंगे। इनकी आपस में डील ये हो गई थी कि अगर ये प्रधानमंत्री बनते हैं तो याहिया खान को वो प्रेसिडेंट बना देंगे, राष्ट्रपति बना देंगे, ये था। और चूंकि भाषा को लेके विवाद पहले ही हो चुका था पूर्वी पाकिस्तान से, तो पूर्वी पाकिस्तान की अगर हम बात करें तो विरोध में रहते थे पूर्वी पाकिस्तान में शेख मुजीब। इनका नाम शेख मुजीबुर रहमान था, या इनको शेख मुजीब कहा जाता है। शेख मुजीब पूर्वी पाकिस्तान से थे और ये इसके खिलाफ थे, क्योंकि इनको वो सम्मान नहीं मिल पा रहा था, इनके भाषा को सम्मान नहीं मिल पा रहा था। इस बात से शेख मुजीब काफी नाराज हुआ। जब चुनाव की बात हुई सामने तो शेख मुजीब को भी लगा कि मेरे पास एक मौका है और मैं चुनाव लड़ सकता हूं। और शेख मुजीब पूर्वी पाकिस्तान की तरफ से शेख मुजीब ने चुनाव लड़ने की घोषणा कर दी। 1970 में चुनाव तो हुआ। और आपको बता दें कि अगर हम शेख मुजीब या पूर्वी पाकिस्तान की बात करें तो पूर्वी पाकिस्तान की तरफ लगभग 162 सीट हुआ करती थी। और टोटल पाकिस्तान की अगर हम बात करें तो टोटल 300 सीटें थी। पश्चिमी पाकिस्तान से जुल्फिकार भुट्टो ने चुनाव लड़ा और पूर्वी पाकिस्तान से शेख मुजीबुर रहमान ने चुनाव लड़ा। जुल्फिकार भुट्टो का जो मुद्दा था वो अच्छी बातें करते थे, वो चूंकि पढ़े लिखे थे और बाहर से आए थे, तो उनका जो मुद्दा था वो रोटी कपड़ा और मकान का मुद्दा था। और सॉरी
शेख मुजीब जो है वो पूर्वी पाकिस्तान को उनका हक दिलाने के लिए, उनकी भाषा को सम्मान दिलाने के लिए, उनको सम्मान दिलाने के लिए चुनाव लड़े। और जब चुनाव हुआ तो उस चुनाव में जो रिजल्ट आया तो 99% सीटों पर पूर्वी पाकिस्तान में शेख मुजीबुर रहमान जीत गए। कहने का मतलब है कि 300 में से शेख मुजीब को मिला 160 सीट। और जैसे ही शेख मुजीब रहमान चुनाव जीते, यह बात पसंद नहीं आई याहिया खान को, क्योंकि याहिया खान को यह उम्मीद थी नहीं। याहिया खान को लगा जुल्फिकार भुट्टो बहुत बड़े नेता हैं, जुल्फिकार भुट्टो जीत जाएंगे, मैं राष्ट्रपति बन जाऊंगा और फिर हम लोग आराम से पूर्वी पाकिस्तान को डील कर लेंगे। याहिया खान नहीं चाहते थे कि शेख मुजीब प्रधानमंत्री बने, लेकिन चुनाव हुआ था और चुनाव में जीत भी गए थे शेख मुजीब, और काफी बम्पर चीजों से जीते थे, बम्पर वोटों से जीते थे, काफी सीट उनकी आई थी। 1971 में 1971 में याहिया खान भी शेख मुजीब से मिले, फिर जुल्फिकार भुट्टो भी जाके शेख मुजीब से मिले, इनको मनाए कि प्रधानमंत्री मत बने, जुल्फिकार भुट्टो को बनने दें। लेकिन शेख मुजीब अपनी बातों पर अड़े रहे। उन्होंने कहा जी नहीं, प्रधानमंत्री नहीं बनूंगा। बिना मंत्रिमंडल की बैठक बुलाए, बिना लोगों की बैठक बुलाए, याहिया खान ने क्या किया, 1971 में पब्लिकली ये घोषणा कर दी कि हमारे देश के जो अगले प्रधानमंत्री बनेंगे वो जुल्फिकार भुट्टो बनेंगे। वोट का रिजल्ट उन्होंने हटा ही दिया, उन्होंने सीधे घोषणा कर दी कि हमारे देश के जो प्रधानमंत्री बनेंगे वो जुल्फिकार भुट्टो बनेंगे। इस बात से पूर्वी पाकिस्तान में आक्रोश फैला और शेख मुजीब जो थे इस बात से काफी नाराज हुए और शेख मुजीब ने शुरू कर दिया एक आंदोलन, उन्होंने शुरू कर दिया जिस आंदोलन को कहा गया सविनय अवज्ञा आंदोलन। सविनय अवज्ञा आंदोलन, इतना ही नहीं, सविनय अवज्ञा आंदोलन भी शुरू किया और इन्होंने एक स्वतंत्र बांग्लादेश की घोषणा कर दी, एक स्वतंत्र बांग्लादेश की घोषणा कर दी। इस बात से काफी परेशान हुए कौन, याहिया खान। और याहिया खान ने क्या कर दिया कि अपनी सेना को, और भी एक टीम हुआ करती थी जो कट्टरों की टीम हुआ करती थी, उन कट्टरों टीम को आदेश दिया 25 मार्च, ये डेट बहुत महत्वपूर्ण है, वो डेट याद रखिएगा, 25 मार्च 1971 याहिया खान ने ऑपरेशन सर्च लाइट शुरू कर दिया। इसे ऑपरेशन सर्च लाइट कहा। ऑपरेशन सर्च लाइट था क्या, याहिया खान ने अपने टीम से, अपने सबसे कह दिया जितने भी पूर्वी पाकिस्तान के आंदोलनकारी हैं सबको मारिए, गिरा के जितना मार सकते हैं जान से मार दीजिए। और मुजीब को इन लोगों ने क्या किया, किडनैप कर लिया, मुजीब को किडनैप कर लिया गया और इनको लाके पश्चिमी पाकिस्तान के किसी एरिया में इनको कैद कर दिया गया। बाकी जितने भी आंदोलनकारी थे पूर्वी पाकिस्तान को मारा जाने लगा, हिंसा होने लगी, लोगों को जान से मारा जाने लगा। अब पूर्वी पाकिस्तान के जो लोग थे वो पूरा डिस्टर्ब हो गए और पूर्वी पाकिस्तान के जो लोग हैं वो भागना शुरू किए और भाग के पाकिस्तान से जाते कहाँ, तो वो भारत की तरफ आए, कुछ त्रिपुरा की तरफ आए, कुछ असम की तरफ आए, कुछ मेघालय की तरफ, और ये लोग भाग के भारत में आ गए। इनको शरण दिया गया, ऐसा नहीं है, इनको शरण भी दिया गया। एक मिनट थोड़ा सा रुकिए, इनको शरण भी दिया गया और इंदिरा गांधी ने इनको अपनाया भी, त्रिपुरा में, असम में, मेघालय। और यही जो लोग भाग के आए थे इन लोगों ने एक सेना का निर्माण किया, मुक्ति वाहिनी, मुक्ति वाहिनी का निर्माण किया। ये जो बंगला वहां से पाकिस्तान से भाग के जो लोग आए थे इन्होंने मुक्ति वाहिनी का निर्माण किया। अब चूंकि नौबत, चूंकि ये भारत में आके रुक गए थे और भारत ने इनको सपोर्ट भी कर दिया था, तो इस बात से युद्ध होने की आशंका काफी तेज बढ़ गई। और पाकिस्तान के साथ अगर हम बात करें
उस समय पाकिस्तान के साथ अमेरिका भी था, और 1962 में चुनाव, 1962 में आपको मालूम है चीन से युद्ध भी हुआ था, और चीन भी उस समय पाकिस्तान के भरपूर सपोर्ट में आ गया। अमेरिका के राष्ट्रपति की अगर हम बात करें तो उस समय अमेरिका के राष्ट्रपति हुआ करते थे रिचर्ड निक्सन। और रिचर्ड निक्सन का पता नहीं क्या उनकी व्यक्तिगत खुन्नस थी या क्या था, वो इंदिरा गांधी को बहुत ज़्यादा पसंद नहीं किया करते थे। वो भारत देश से ही बहुत ज़्यादा नफरत थी, लेकिन इंदिरा गांधी को खासकर वो पसंद नहीं किया। पाकिस्तान, अमेरिका और चाइना एक साथ थी। चाइना ने तो खुल के सपोर्ट कर दिया था पाकिस्तान को, लेटर लिख के कि अगर कोई युद्ध होता है तो मैं आपके साथ हूं। इसलिए इंदिरा गांधी कमजोर हो रही थी, इंदिरा गांधी का हाथ बंधा हुआ था। वो भी बांग्लादेश को, वो भी कुछ ऐसा कदम नहीं उठा सकती थी कि जिससे उनको युद्ध नहीं कर सकती थी, क्योंकि अभी 1962 में युद्ध लड़के वो आई थी, 1962 में युद्ध हुआ था। देश वैसे ही कमजोर स्थिति में था, दोबारा एक युद्ध करना एक कोई ऐसा नहीं था, बहुत अच्छा निर्णय नहीं होता। लेकिन इंदिरा गांधी ने अंतर्राष्ट्रीय लोगों को, इंटरनेशनल लोगों को, अंतर्राष्ट्रीय संबंधों को ये समझाना शुरू किया कि इस समय डिमांड है एक नए देश बनाने की, क्योंकि पाकिस्तान से उन लोग को मारा गया है, मार के भगाया गया है, और वो यहाँ पे आके शरण लिए, उनको एक अलग चीजें देनी पड़ेगी। इंदिरा गांधी कुछ ऐसे मौके की तलाश में थी कि कुछ ऐसा हो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर समझ जाए तो बिना युद्ध के ही मामला बन सकता था, ऐसा उनका सोचना था। लेकिन इस बात से मैंने बताया कि अमेरिका और चाइना तो पूरा सपोर्ट में था इनके, ऐसा कुछ कर नहीं सकती थी। उसी समय एक बहुत ही महत्वपूर्ण घटना, संयोग कह लीजिए या जो भी है, उस समय इंदिरा गांधी को सपोर्ट चाहिए था और समझ में नहीं आ रहा था सपोर्ट लिया किससे जाए। लेकिन एक किताब के द्वारा ये जानकारी मिलती है कि रसिया, सोवियत संघ रसिया ने भारत से इंदिरा गांधी से मिला और इनके साथ मिलकर एक ट्रीटी किया, एक संधि की। अब सवाल यह है कि रसिया क्यों भारत से मिलना चाह रहा था? क्योंकि रसिया भी कहीं ना कहीं अकेला एक देश हो गया था, और रसिया जो है चाइना से इनका मतभेद चल ही रहा था। चाइना से मतभेद इसलिए चल रहा था, कम्युनिस्ट पार्टी के नेता को लेकर चल रहा था। रसिया चाहती थी कि जो पूरे देश में कम्युनिस्ट पार्टी है उसके लीडर हम रहें, और चाइना चाहता था कि नहीं, लीडर हम बने रहें। इसी बात का उनका मतभेद चल रहा था, तो चाइना भी रसिया के खिलाफ हो गया था। और वियतनाम का मामला चल रहा था, तो रसिया और अमेरिका वैसे भी नहीं ज्यादा बन रहा था। और चाइना को छोड़े अगर उस समय तक, तो 1964 में चाइना ने भी परमाणु परीक्षण कर लिया था। अमेरिका ने भी परमाणु शक्ति थी अमेरिका के पास भी, और रसिया के पास भी परमाणु शक्ति थी। इसीलिए बहुत ज्यादा खुल के युद्ध हो नहीं पाया। रसिया भी चाहता था कि कहीं ना कहीं हम इंदिरा गांधी से मिलकर भारत से एक कम से कम एक देश तो हमारे सपोर्ट में आ जाएगा, हम लोग रहेंगे, और फिर कल को भविष्य में अगर बांग्लादेश बनता है तो हम भी 3 देश हो जाएंगे। ऐसा सोच के कुछ ऐसा माना जाता है कि रसिया ने इंदिरा गांधी के साथ मिलकर भारत में ट्रीटी किया। उस ट्रीटी में ये बात लिखी गई कि अगर भविष्य में कभी कुछ युद्ध होता है तो हम भारत के साथ युद्ध में भाग लेंगे, युद्ध लड़ेंगे। जैसे रसिया ने इंदिरा गांधी के साथ ये सपोर्ट किया, इंदिरा गांधी समझ गई कि अब हम युद्ध लड़ने के लिए तैयार हो चुके हैं। अब हम अगर चाहें तो पाकिस्तान का 2 हिस्सा कर सकते हैं, हम चाहें तो बांग्लादेश को उसका हक अदा कर सकते हैं, उसको अधिकार दे सकते हैं, उसको एक नया देश दे सकते हैं। इंदिरा गांधी ने अपनी कमेटी से बात किया, जनरल लोगों से बात किया, और उनसे समझ में आया। इंदिरा गांधी के पीएमओ ऑफिस में 5 बहुत ही महत्वपूर्ण लोग हुआ करते थे, के बारे में हम बात करेंगे। उनसे बात करने के बाद इंदिरा गांधी को समझ में आया कि अब युद्ध करना पड़ेगा, और युद्ध की डेट और तिथि डिसाइड होने लगी कि किस प्रकार से युद्ध किया जाए कि हम जल्दी और ज्यादा युद्ध हो भी ना, कम समय में हम युद्ध को जीत लें। उस समय ये बात चली रही थी, चर्चा हो रही थी, तो ये हुआ कि बहुत ज्यादा गर्मियों में भी युद्ध सही नहीं रहेगा। युद्ध इस तरीके से किया जाए कि चाइना चाहकर भी सपोर्ट न कर पाए, और अमेरिका का हाथ कहीं ना कहीं रसिया की वजह से, वियतनाम का मामला चल रहा था, तो रसिया की वजह से कहीं ना कहीं अमेरिका खुलकर तो सपोर्ट नहीं करेगा, मतलब युद्ध में तो नहीं उतरेगा, हाँ नैतिक रूप से सपोर्ट कर सकता है। तो ऐसा कुछ करें कि युद्ध जल्दी हो जाए। अंदर की बात यह है कि 4 दिसंबर को
युद्ध लड़ने की पूरी तैयारी हो गई थी। ये सोचा गया था कि 4 दिसंबर को युद्ध लड़ा जाएगा। और ठंडियों में युद्ध लड़ने के पीछे का कारण ये था कि हिमालय पे बर्फ काफी जम जाएगी, जिसकी वजह से चाइना चाहकर भी अपनी सेना भारत में नहीं भेज पाएगी युद्ध करने के लिए, और इधर कुछ युद्ध हम लोग लड़ लेंगे आसानी से। 4 दिसंबर को युद्ध होने वाला था। ये कहीं ना कहीं, भाई सबके पास मीडिया होती है, खबरी होते हैं, ये बातें कहीं ना कहीं चल रही थी कि युद्ध हो सकता है, युद्ध के चांसेस बहुत बढ़ रहे हैं, भारत युद्ध कर सकता है, इस बात की चर्चा होने लगी। पता नहीं क्या हुआ पाकिस्तान में। 4 दिसंबर को हमारे देश से युद्ध होने वाला था, ये अंदर की बात है, कोई डिक्लेरेशन तो होता नहीं होता। लेकिन 3 दिसंबर की रात को ही पाकिस्तान ने खुद हमारे देश के एयरबेस पर हमला किया। पाकिस्तान को यह लगा कि हम पहले एयरबेस पे हमला करेंगे और इनको कमजोर करेंगे, डरा देंगे, और उधर अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों का बना के अपने आप को पीछे कर लेंगे। लेकिन उन्हें क्या पता था कि युद्ध हमारे यहाँ भी तैयारी हो गई थी, बस तुम एक दिन पहले आ गए हो बेटा, हम 4 दिसंबर को पहले से ही तैयार थे। 3 दिसंबर को जब इन्होंने एयरबेस किया, बस इंदिरा गांधी को मौका मिल ही गया। इंदिरा गांधी पहले युद्ध करना भी नहीं चाहती थी कि इतिहास में ऐसा क्यों लिखा जाए कि भारत ने युद्ध की शुरुआत की, तो ऐसा मौका दिया नहीं पाकिस्तान ने खुद 3 दिसंबर को भारत पे हमला कर दिया। और फिर 3 दिसंबर को ही इंदिरा गांधी ने तुरंत बोल दिया कि युद्ध की शुरुआत की जाए, और युद्ध शुरू हुआ। यकीन मानिए कि 3 दिसंबर को युद्ध शुरू हुआ था। 6 दिसंबर को इंदिरा गांधी ने बांग्लादेश को मान्यता दे दी। 6 दिसंबर को इंदिरा गांधी ने बांग्लादेश को मान्यता प्रदान कर दी, एक नए देश की। 13-14 दिसंबर तक ये स्थिति हो गई कि हमारे देश के सैनिकों ने उनके 93,000 सैनिकों को बंदी बना दिया। 93,000 सैनिक उनके बंदी बने। इतना ही नहीं, हमारे देश में पाकिस्तान के अंदर 15,000 स्क्वायर फीट अंदर तक घुस के हमारे देश ने कब्जा भी कर लिया। ऐसे हालात में पाकिस्तान को आत्मसमर्पण करना पड़ा, और पाकिस्तान ने, जो कि शेख मुजीब को किडनैप कर लिया था, शेख मुजीब को रिहा करना पड़ा। और जब शेख मुजीब रिहा हुए तो पाकिस्तान से रिहा होकर सबसे पहले वो दिल्ली आए, इंदिरा गांधी से मिले, उसके बाद वो बांग्लादेश, उनको एक नया देश मिल गया, बांग्लादेश। मुजीब जब रिहा हुए तो मुजीब के कुछ सिद्धांत थे जिस पे वो काम करना चाहते थे, और मुजीब ने अपने कुछ 4 सिद्धांत दिए। अगर मुजीब के सिद्धांत के बारे में हम बात करें तो मुजीब ने बोला कि हम जब अपने देश बनाएंगे तो उसमें हम लोग राष्ट्रवाद का ख्याल रखेंगे, समाजवाद का ख्याल रखेंगे, हमारे यहाँ लोकतंत्र चलेगा, और हम धर्मनिरपेक्ष राज्य बन के काम करेंगे। इन सब मुद्दों पे मुजीब जो है आए, और मुजीब को ही आपको मालूम है फादर ऑफ बांग्लादेश भी कहा जाता है। मुजीब को ही फादर ऑफ बांग्लादेश कहा जाता है, और इतिहास में इनको बंगबंधु के नाम से भी जाना जाता है, बंगबंधु। ये जो 4 चीजें थी, इन्हीं को मुजीबिज्म कहा गया, या मुजीब के सिद्धांत कहा गया। ये मुजीब के सिद्धांत थे। अगर आपसे कभी सवाल पूछे कि शेख मुजीब के सिद्धांत कौन कौन से थे, तो राष्ट्रवाद था, समाजवाद था, लोकतंत्र था और धर्म। और इस तरीके से बंगाल बन गया भैया, एक बांग्लादेश एक नया देश बन गया। 1972 के जून के महीने में जुल्फिकार भुट्टो भारत आए। इंडिया आए, और इनके बीच में शिमला समझौता। चूंकि शिमला समझौता में एक तो पहला समझौता तो ये हुआ कि जितने भी सैनिक हैं
उनको रिहा किया जाए, तो 93,000 सैनिकों को रिहा कर दिया गया। 93,000 सैनिक रिहा कर दिए गए। भारत ने कुछ हिस्सा रखकर उनको बाकी हिस्सा जो भी था जमीन का, वो हिस्सा जमीन उनको वापस कर दी। तीसरा ये डील हुआ कि अगर कल को कभी भी कश्मीर पे कोई, कश्मीर का भी कुछ हिस्सा भारत ने अपने कब्जे में रखा और बाकी दे दिया, कश्मीर का कोई भी अगर मामला होगा तो उस पर हम लोग, ये संधि हुई, ये बात हुई, समझौता हुआ कि हम कभी भी युद्ध से वो मसला नहीं सुलझाएंगे, हम उस मसले को बातचीत से सुलझाएंगे। ये हुआ। कुछ लोग का मानना है कि इंदिरा गांधी अगर चाहती तो उस समय पूरे कश्मीर को अपने कब्जे में ले लेती। 93,000 सैनिक उनके पास थे, 15,000 के जमीन थी, 15,000 स्क्वायर फीट तक अंदर कब्जा था। उनके बिहाफ पे अगर इंदिरा गांधी चाहती तो पूरा कश्मीर ले सकती थी, लेकिन चूंकि अमेरिका भी पाकिस्तान के साथ था, कुछ अंतर्राष्ट्रीय दबाव भी थे इनके पास, राष्ट्रीय सोवियत संघ की अगर हम बात करें तो रसिया का भी दबाव था। रसिया भी चाहता था कि मामला ज़्यादा देर तक ना चले, क्योंकि कोई भी युद्ध फिजूल में नहीं करना चाहता था। और इन सब मामलों की वजह से उस समय की स्थिति को देखते हुए इंदिरा गांधी ने कुछ हिस्सा तो ले लिया, लेकिन बाकी हिस्सा उन्होंने उनको दे दिया और बोला कि इस पर कोई आतंकवादी हमला नहीं होगा, बल्कि इस पर कोई बवाल नहीं होगा, इस पर हम लोग बातचीत से मामला सुलझाएंगे। एक किताब में लिखा है कि जुल्फिकार भुट्टो जाके इंदिरा गांधी से शिमला में यहाँ तक बोले थे कि मुझे कुछ ऐसा कर दीजिए कि मैं अपने देश में जाकर अपनी नाक बचा पाऊँ, मुंह दिखा पाऊँ। अगर आप कुछ नहीं हमें देंगे तो हम किस बेसिस पे अपने देश में जाएंगे, हम क्या समझौता करेंगे। इस पे समझ के इंदिरा गांधी ने उनको, उनकी बातें कुछ मानी भी और कुछ अपनी भी मनाई, और बहरहाल चीज़ें ये हो गई कि मामला सुलझ गया। और 1973 को बांग्लादेश ने भी, पाकिस्तान ने भी बांग्लादेश को अपना लिया और उनके बीच में आना जाना हो गया कि बांग्लादेश से अगर कोई चाहता है पाकिस्तान में जाना तो वो जा सकता है, पाकिस्तान से कोई चाहता है बांग्लादेश जाना तो वो जा सकता है, ऐसा कोई दिक्कत नहीं। लेकिन इस चीज़ से फायदा बहुत हुआ। इस चीज़ से जो लोग इंदिरा गांधी को गूंगी गुड़िया समझते थे, अब इंदिरा गांधी का पूरे देश में, पूरे विश्व में धाक जम गया। इंदिरा गांधी बहुत ही पॉपुलर नेता बन के, इनकी पॉपुलैरिटी बहुत बढ़ गई। और जो लोग मानते थे कि नहीं, इंदिरा गांधी को राजनीति की समझ नहीं है या देश में नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है। इंदिरा गांधी ने साबित कर दिया कि बहुत ही पावरफुल लीडर हैं और वो चाहेंगी, जो उन्होंने पाकिस्तान के 2 टुकड़े कर दिए, इस बात की बहुत तारीफ हुई और पूरे विश्व में उनका लोहा माना गया। और कुल मिला के इंदिरा गांधी पावरफुल। ये रही बांग्लादेश की कहानी। बांग्लादेश को हम फिर से जोड़ेंगे, जब इमरजेंसी लगेगी तो कहीं ना कहीं बांग्लादेश की इस कहानी का रोल आएगा। और जब हम पार्ट 3 पढ़ेंगे तो उसमें आपको ये बताएंगे कि किस तरीके से बांग्लादेश का काम शुरू हुआ और किस तरीके से चीजें। लेकिन जब इतना सब बढ़िया चल रहा था, इंदिरा गांधी इतनी पॉपुलर हुई, और उसी के बाद 1971-72 में विधानसभा चुनाव हुआ पूरे देश में। 4 पार्टियां मिलकर चुनाव लड़ी, विधानसभा चुनाव हुआ, 4 पार्टियां मिलकर चुनाव लड़ी। फरवरी मार्च में विधानसभा का चुनाव हुआ और इस चुनाव का रिजल्ट अविश्वसनीय आया। मतलब इस चुनाव का रिजल्ट ये आया कि जितने भी देश में राज्य थे सब जगह कांग्रेस जीत गई। कुछ राज्यों में चुनाव हुए भी नहीं थे, तो वहां पे छोड़कर वहां पे बाकी जितने भी राज्य थे उन सब राज्यों में कांग्रेस चुनाव जीती विधानसभा का। और अब सोचो कि इंदिरा गांधी के पास कितनी पावर रही होगी। पूरा लोकसभा उनका 352 सीट लेकर वो आई, पूरा विधानसभा के जितने विधायक थे वो सब उनके हो गए, कांग्रेस पार्टी ही पूरी जगह बनी। अटल बिहारी वाजपेयी ने उस समय कहा कि पूरे देश में 10,000 से ज्यादा विपक्षी थे, लेकिन सभी सीटों पर 10,000 से ज्यादा विपक्षी लड़ रहे थे, लेकिन सभी सीटों पर कांग्रेस की तरफ से केवल इंदिरा गांधी लड़ रही थी। क्योंकि सब जितने भी वोट मिले इंदिरा गांधी को मिले। उस समय ये कहा जा रहा था कि इंदिरा गांधी अगर किसी जानवर को भी टिकट दे देती, या किसी लैंप पोस्ट को भी, या किसी खंभे को भी टिकट दे देती तो वो भी जीत जाता। ऐसा माहौल बन गया था पूरे देश में। इंदिरा गांधी की तूती बोलने लगी थी, इंदिरा गांधी पूरा एकदम बवाल मचा रखी।
अब इंदिरा गांधी पूर्ण बहुमत में थी, पूर्ण पावर में थी, विधायक उनके थे, राज्यसभा उनका था, लोकसभा उनका था, विधानसभा उनका था। अब वो चाहती तो वो चीजें कर सकती थी जो वो 1967 में करना चाहती थी, लेकिन पावर की कमी होने की वजह से नहीं कर पा रही थी। तो अब वो चीजें करना शुरू कर दी और 1971-72 में इंदिरा गांधी के द्वारा जो कार्य किए गए उसमें महत्वपूर्ण संविधान संशोधन भी हैं और भी चीजें महत्वपूर्ण हैं। उन्हीं के बारे में हम लोग बात करेंगे पार्ट 2। उम्मीद है कि आपको पार्ट 1 अच्छे से समझ में आया होगा। अगर चीजें आपको कुछ दिक्कत लग रही हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, मैं आपको डिटेल में फिर से कभी क्लास होगी तो बताऊंगा। वैसे मैंने आपको जो 1900 अभी तक बांग्लादेश की मैंने कहानी सुनाई कि किस तरीके से बांग्लादेश की सरकार, बांग्लादेश एक देश बना और कैसे इंदिरा गांधी ने उसका सपोर्ट किया, उन सब चीजों के। पार्ट 2 में हम बात करेंगे 1971-72 में इंदिरा गांधी के द्वारा कुछ किए गए कार्य, और जब वो कार्य इतने मशहूर हुए, इंदिरा गांधी इतनी पॉपुलर नेता बनी, इतना सब कुछ बढ़िया चल रहा था, तो ऐसा क्या हो गया, ऐसा कौन सा डाउनफॉल शुरू हुआ कि इंदिरा गांधी को इमरजेंसी लगानी पड़ी। इसके बारे में भी चर्चा करेंगे। इस पार्ट में हम इतना ही बात करेंगे। सेकेंड पार्ट में लेके आऊँगा, तुरंत लेके आ रहा हूँ, कुछ समय बाद हम लोग सेकेंड पार्ट में बात करेंगे। आप लोग यहाँ तक कहानी समझिए, कमेंट करके बताइए क्लास कैसी लगी। फिर हम लोग 1971-72 में क्या हुआ, 73 में क्या हुआ, उसके बारे में बात करेंगे। 75 और 74-75 में ऐसा क्या हुआ कि इमरजेंसी लगानी पड़ी, तो विपक्ष किस प्रकार से इनके खिलाफ हुआ, क्या कारण था कि पूरी जनता जो इतना प्यार दे रही थी इनको अचानक रोष में बदल गई। इन सब चीज़ों के बारे में हम लोग बात। थैंक यू, ऑल द बेस्ट, गुड लक।